इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,95,000 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, चिंता का विषय है। 2,95,000, अंदाजा लगाइए पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा आया है। मौत का आंकड़ा 2023 हो गया है पिछले 24 घंटे में। तो देश में किस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये कोरोना का कहर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो ये आंकड़े बता रहे हैं। और इस बीच किस तरह से सिस्टम फेल होती नजर आ रही है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको हम बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स की कमी, लगातार ये पूरी खबर सामने आ रही है। पूरे देश में आपको बता दें कोरोना को लेकर हाहाकार है। देश में नए मामले 2,95,000 और मौत 2,000 से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। जी हां, दिल्ली में मात्र 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां भी देखिए लगातार किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य वो बना है और देखिए कोरोना की रफ्तार किस तरह से बढ़ती जा रही है। यूपी में भी 29,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 163 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो आपको हम बता दें कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में किस तरह से कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 163 मौत का आंकड़ा हो गया है। 29,754 केस सामने आए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की संजीवनी लगातार घटती जा रही है। हालांकि गंगाराम और लोकनायक जैसे कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, लेकिन ये मांग के मुकाबले काफी कम है और कल तक भी इससे काम नहीं चल सकेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने खुद माना है कि अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो बड़ी त्रासदी तय है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके थे कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और उसको लेकर केंद्र जो है दिल्ली का कोटा बढ़ाए। डिप्टी सीएम ने तुरंत ट्वीट किया, उन्होंने बाकायदा हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। जीटीबी में देखिए बीती रात ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, लेकिन इसके बावजूद ये काफी नहीं है। में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे हमें मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें सौरभ वक्तानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, सांसें थम रही है, 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन दिल्ली के पास है, कैसे संभलेंगे हालात? बिल्कुल विकट स्थिति तो बहुत ज्यादा, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं श्वेता। सबसे बड़ी बात यह कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो चली स्थिति। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने कंसर्न व्यक्त किया था कि हम तमाम चीजों को लेकर कंसर्न है और जल्दी ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि बहुत मुश्किल है सबके सामने, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो, सबके सामने ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। ये सब चीजें दिखाई दे रही है। जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो एक चैलेंज जरूर है। लेकिन धीरे धीरे करके सब उम्मीद यही लगाए बैठे कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी। केंद्र से लगातार
चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, राज्य मांग कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी है, उनको ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी सप्लाई की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल साफ कर दिया था कि कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उससे जल्दी स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हालात चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर के, बेड्स को लेकर के, तमाम प्रेशर है हॉस्पिटल के ऊपर, उसको लेकर के जल्दी। बिल्कुल हालात चिंताजनक है, लेकिन हिमांशु लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप कवर करते रहते हैं, आपने देखे हैं हॉस्पिटल्स के हाल, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं मरीज के अटेंडेंट्स? देखिए हालात ये है कि लोगों को जो जरूरी दवाइयां हैं, जो बेड हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज अगर वेटिंग में 10,000 है तो अगले दिन पता लग रहा है 28,000 और मरीज आ गए, तो उन्हें कहां जगह मिलेगी। इसलिए ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल हम जब पहुंचे थे कुछ दुकानों पे फेबी फ्लू टैबलेट के बारे में पता करने के लिए, तो फेबी फ्लू भी बाजार में नहीं मिल रहा। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कोरोना में मददगार साबित हो सकती हैं, वो भी चीजें गायब है। तो ऐसे में जो लोग हॉस्पिटल में है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं से सप्लाई कुछ तो मिल जा रही है, डॉक्टरों का अटेंशन भी मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग घर में होम क्वारंटीन है, जिन्हें कोरोना है लेकिन वो घर पे है, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके चीजें उनके सामने जो है, वो जो जरूरी दवाइयां हैं वो उनके पहुंच में नहीं आ पा रही हैं। तो एक घबराहट उन लोगों के मन में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और खबरें ये भी आ रही है कि पैनिक स्टेज में कई लोग जो है दवाइयां भी पहले से स्टॉक कर रहे हैं खरीद के। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के केस बढ़ने से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, अब दवा भी कम पड़ने लगी है। देखिए हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप की ये रिपोर्ट। एक दवा फैबी फ्लू, जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही फैबी फ्लू दवा है आपके पास? फैबी फ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास आएगी। एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फैबी फ्लू अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फैबी फ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फैबी फ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फैबी फ्लू। आइए। एक सेकेंड, क्या ये आपकी दुकान में फैबी फ्लू अवेलेबल है? फैबी फ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं है मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फैबी फ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव। पेशेंट फैबी फ्लू मांग रहा है और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फैबी फ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज। तो अब दवाइयों की भी कमी होने लगी है। आपको महाराष्ट्र का हाल बता दें, क्या महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होगा? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, जिस तरह से यहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं और कभी भी ये ऐलान हो सकता है। कल ही उद्धव ठाकरे ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी। राजेश टोपे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, लॉकडाउन वक्त की मांग है, उन्होंने ये बात कही थी। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में
महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, तो क्या आज ये ऐलान हो जाएगा मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन का? जी देखिए श्वेता, जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें साफ कह दिया है, जितने भी मिनिस्टर थे श्वेता, मैं आपको बता दूं, सभी ने ये कहा है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सख्त जरूरत है। जानकारी देते देते मैं पहले तस्वीर भी दिखा दूं, ये सबसे ज्यादा अहम है दिखाना श्वेता, क्योंकि देखिए लॉकडाउन फिर भी चल रहा है लेकिन जो सड़कों के ऊपर जो भीड़, जिस तरीके से जो गाड़ी आपको नजर आ रही है वो कम होने का नाम नहीं है। जो सरकार है, पुलिस यही कह रही है कि कई सारे लोग हैं जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन है फिर भी इतनी गाड़ियां सड़कों पर दिखना, यानी कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे कि अभी घरों से बाहर निकलना सही नहीं है। अब देखिए जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सबने कहा कि लॉकडाउन कंप्लीट लगे, मतलब लॉकडाउन किस तरीके का लगे कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैवल है उस पर बैन लगाया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बैन लगाया जाए और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं वही बाहर निकले। यानी कि एक साल पहले जिस तरीके से जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था वैसा ही लॉकडाउन अब महाराष्ट्र में जरूरी है, क्योंकि केसेस थमने का नाम नहीं है। और आपको बता दें कल तो सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा सामने आया, जहां पे 519 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवाई है। तो आज हो सकता है शाम में बिल्कुल सौरभ, लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिशें कर रही है, ब्रेक द चेन उन्होंने शुरू भी किया, वीकेंड कर्फ्यू लगाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आखिरी रास्ता बताया है, लेकिन आखिर समाधान क्या है, कैसे कोरोना से बचेगा देश, ये सबसे बड़ा सवाल। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार सवालों में है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से पूछा कि 1 साल से क्या कुछ तैयारियां हुई है, क्या ऑक्सीजन, दवा, बेड के लिए चित्कार सरकार नहीं सुन रही है? वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम
उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं, और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना की मार ने पहले ही हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ रखे हैं, मगर अब स्थिति पहले से भयानक हो गई है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। खुद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से मदद मांगी है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में बस कुछ ही घंटों के ऑक्सीजन बची है। अब तक मरीज कह रहे थे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मरीजों के तीमारदार कह रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मगर अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो हालात और बदतर हो जाएंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट बना हुआ है। मैं फिर केंद्र से आग्रह करता हूं कि दिल्ली को तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। कुछ अस्पतालों में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई कि किस अस्पताल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। सिसोदिया ने ट्वीट किया, दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम एक हफ्ते से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को करना है। अगर समय पर अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। इस ट्वीट के साथ सिसोदिया ने लिस्ट जारी की। आप भी देखिए कि किस अस्पताल में ऑक्सीजन कितनी बची है। केजरीवाल के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, ताकि दिल्ली में जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन की डिमांड कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद पीएम मोदी ने अपने संदेश में ये बताया, इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। पीएम के संदेश के पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन को लेकर चिंता जताई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि मानव जीवन से बढ़कर आर्थिक हित नहीं। उद्योगों की ऑक्सीजन अस्पतालों में जा सकती है। उद्योग ऑक्सीजन की खपत कम कर सकते हैं। सब नागरिक बराबर, सबकी जान बचनी चाहिए। कोरोना की मार ने दिल्ली को बेचारा बनाकर छोड़ दिया है। अस्पतालों में प्रलय मची है, लोग परेशान हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी और लोगों की जिंदगी बचेगी। पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना को हराने के लिए भारत के पास एक ही विकल्प है, और वो है तेज रफ्तार के साथ वैक्सीन लगाना। लेकिन ये काम आसान नहीं है। देश में 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना पहाड़ को उठाने जैसा संकल्प है, और इसके लिए सिस्टम को स्टील के कंधे चाहिए होंगे। पूरे भारत को टीका कैसे लगेगा, ये कठिन सवाल है। आउट ऑफ स्टॉक है। एक तो बड़ी उम्र के हैं, उनको साथ में लेके आए हैं और यहाँ पर परेशानी हो रही है।
1 मई से देश में 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति कोरोना से बचने वाली वैक्सीन लेने का प्लान बना रहा है। लेकिन प्लान और हकीकत के बीच का फासला महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में दिख गया। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर लिख दिया गया, वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। कतार में खड़े लोगों को निराशा हाथ लगी, बैरंग लौटना पड़ रहा है। हमको थोड़ी मालूम था कि यहाँ नहीं मिलेगा कवरशील। बोलिए कितनी तकलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं कलीना सांता क्रूज से आए। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन अब क्या करूँ, अब वापस जा रहे हैं घर। अब जब बुलाहट होगा देखा जाएगा। गुस्सा है कि इतनी धूप में आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ मिलता आया ना, क्या इतना गुस्सा है मत पूछो सर, क्या करूँ। जब नहीं आए तब तो जाना ही पड़ेगी ना घर में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 188 वैक्सीन सेंटर्स में सिर्फ 30 में ही वैक्सीन मिल रही है। बाकी सभी वैक्सीन सेंटर्स का शटर गिरा दिया गया। There's a small shortage of vaccine and it's from yesterday from 2:30 onwards the vaccine was exhausted. 18 साल से ज्यादा के सभी लोग अब वैक्सीन ले सकेंगे। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, जमीनी हकीकत इससे उतनी ही अलग है। जब बात तैयारी की आती है तो 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? और दूसरा, क्या सभी के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध है? 18 अप्रैल तक देश में करीब 1 करोड़ 64 लाख लोगों को वैक्सीन का डबल डोज दिया जा चुका है, जबकि 10 करोड़ 73 लाख लोगों को सिंगल डोज लगाई गई है। 16 जनवरी से 1 मार्च तक 25,97,000 लोगों को डबल डोज दिया गया, जबकि करीब 1 करोड़ 22 लाख लोगों को सिंगल डोज लगे। 1 मार्च से 1 अप्रैल तक वैक्सीनेशन के दूसरे ड्राइव में 70,42,000 लोगों को डबल डोज दी गई, जबकि 4 करोड़ 68 लाख लोगों को सिंगल डोज दी गई है। अगर इन आंकड़ों की तुलना देश की पूरी आबादी से करें तो वैक्सीनेशन का पूरा अभियान ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। देश में 18 से 45 साल की उम्र के बीच 63 करोड़ लोग हैं, यानी देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग। यही वजह है कि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया कि 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन देने का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या इसके लिए वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं? सवाल ये कि वैक्सीन अवेलेबल कितनी है? अगर राज्य इसका वित्तीय भार सहन करने को तैयार भी हो तो जितने बेनिफिशियरी स्टेट में है उनके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कौन सुनिश्चित करेगा और टाइम बाउंड करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वरना ये इश्यू बनेगा आने वाले समय में कि हमने राज्यों पे छोड़ा। देश में लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प होना चाहिए। बीती रात देश को प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं शब्दों के साथ भरोसा दिलाया, लेकिन महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? बीते 24 घंटे में जहां पर 62,000 केसेस सामने आ रहे हैं, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, अंदाजा लगाइए कि इस राज्य में क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? यही एक मुद्दा है जिसको लेकर वहां पर तमाम मंत्रिमंडल, तमाम जो वहां की राज्य सरकार है, वो इस वक्त विचार विमर्श कर रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि यही एकमात्र विकल्प है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं लॉकडाउन लगने से घटेंगे केस, क्योंकि लगातार देखिए 24 घंटे में 62,000 केसेस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं और इसी वजह से अब महाराष्ट्र की सरकार विचार कर रही है कि यहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए आपको आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, 519 लोगों की मौत हो चुकी है बीते 24 घंटे में, ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और इसीलिए वहां की जो राज्य सरकार है वो विचार कर रही है अब लॉकडाउन को लेकर। तो राज्य में लगातार मामले कम नहीं हो रहे हैं और इस बीच कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे से आज तक संवाददाता साहिल जोशी की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, सुनिए। पूरा लॉकडाउन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होने के कगार पर नजर आ रहा है। कल तक इसका फैसला हो जाएगा और आदित्य ठाकरे मुंबई के पालक मंत्री, जिसे हम गार्डियन मिनिस्टर कहते हैं, और पर्यटन मंत्री भी महाराष्ट्र के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उस कैबिनेट बैठक में वो मौजूद थे। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है, लोग यही जानना चाहते हैं, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, संचारबंदी की घोषणा होने के बाद क्या स्थिति में कुछ सुधार आने के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो ये पूरे लॉकडाउन की बातें अब क्यों हो रही है? साहिल नमस्ते। एक तो मैं अभी सुन रहा था कि काफी एक
शब्द का उपयोग हो गया हम पैचन होने से पहले कि डरावना। मुझे लगता है कि अभी डरने की बात नहीं है, थोड़े शांत रह के पैनिक ना होते हम सभी ने ये काम लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी एक हफ्ता होने आया है और संचार बंदी का है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखो मुंबई में भी 10,000 से लगभग 7,000 तक हम केसेस आ जाए हैं, कभी 9,000 आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इस पे हम कोई सेटिस्फैक्शन नहीं जता सकते। हमें केसेस और नीचे लाने ही पड़ेंगे एंड द ओनली वे अहेड एज ऑफ नाउ टू ब्रेक द चेन इज अ लॉकडाउन। क्योंकि जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट रहेगा, जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे, आप देखते हो कभी कभी हम मास्क यहाँ पहन रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारी चीजों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें खुद को भी बचाना होगा, लोगों को घर पे ही रहना कहना होगा और हाथ अपने साफ रखिए, मास्क पहने। मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसे भी देश है जहां उन्होंने कहा है कि घर में भी मास्क पहन के घूमो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जो कॉशन है वो हमें लेनी पड़ेगी जरूर। रेमडेसिविर भले ही लाइफ सेविंग ना हो, तमाम तरीके के गाइडलाइंस उसके बारे में दिए हो, लेकिन अभी भी उसका इस्तेमाल काफी संख्या में हो रहा है। और मुंबई से बाहर अगर हम निकले तो पुणे और रूरल महाराष्ट्र में खास करके ये दवाइयां नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन की खास करके अभी भी कभी वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे मैनेज होगा? क्या ये लॉकडाउन का पीरियड ये सुविधाओं को ठीक ठाक करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वही उसका एक उपयोग होता है, क्योंकि देखो हम एज गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें हैं देश में या दुनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। 30,000 बेड्स बना सकते हैं। अभी भी हम आज देख रहे थे मलाड में 2,000 बेड का एक जंबो सेंटर बना रहे हैं, 200 आईसीयू बेड्स आएंगे। काफी जैसे पूरे महाराष्ट्र में हम आईसीयू बेड्स बना रहे हैं, काफी ऑक्सीजनेटेड बेड्स बना रहे हैं। ऑक्सीजन भी काफी अन्य राज्यों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीजन जो कोटा था उसके आगे जाके। लेकिन हम डॉक्टर्स तो एक दिन में नहीं बना सकते, हम हमारे पैरामेडिक्स एक दिन में नहीं बना सकते, हमारे नर्सेज एक दिन में नहीं बना सकते। और उनपे जो तनाव आ गया है, उनपे जो स्ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फिर उसमें हमारे बीएसटी हो, एसटी हो, रेलवे के जो इंजीनियर्स है, ड्राइवर्स है, ये सारे लोग हैं, पुलिस है, ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनके लिए जो स्ट्रेन होता है वो कम करना जरूरी है। जो टेस्टिंग लैब्स है वो भी शायद 50,000 60,000 टेस्ट कर रहे हैं दिन में, तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी तो कम होना कभी कभी जरूरी होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी का आप क्या करेंगे? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को भी अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमने देखा कि अभी ट्रेन से आप टैंकर्स भेज रहे हैं और विशाखापट्टनम से वो ऑक्सीजन की सप्लाई लाने की कोशिश चल रही है। ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में, अभी भी लोग कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्टेट को अपनी डिमांड कंट्रोल करनी चाहिए। क्या जवाब है आप? नहीं, देखो इसमें कोई भी राजकीय नेता अगर कहे और डॉक्टर को सलाह दे कि आप आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम रखो या वो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी की बात है। और अभी मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी या पॉलिटिक्स का वक्त है, इसमें तू मैंने की बात नहीं है। हमारे जो सीएम साहब है, डीसीएम साहब है, हमारे जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उन्होंने यहाँ क्लियरली कह दिया है कि जो भी हम करें वो डॉक्टर्स की सलाह पर हो, साइंटिस्ट की सलाह पर हो। अगर उनकी डिमांड ज्यादा हो तो वैसे काम करो, डिमांड कम हो तो वैसे काम करो, लेकिन जो भी आप स्टेप करें वो डॉक्टर्स और साइंस के हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो। और उसी की राह पर हम चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बैटल है कोविड के साथ, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना ये केंद्र और राज्यों में कोई वाद विवाद है या हमारे राज्य और किसी और राज्य में वाद विवाद है। ये दिस इज अ वॉर अगेंस्ट वायरस और ये बैटल साइंटिफिक है और उसी तरह हमें लड़नी चाहिए एक साथ आके। और मुझे लगता है मैं यही सबसे अपील करूंगा कि ये जो डिमांड सप्लाई की बात है, वांट और नीड की बात है, मुझे लगता है कि जो साइंस कहता है उसी हिसाब से हम जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक है केंद्र और राज्य के बीच की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर तू मैं हो ही गई थी। सरकार, राज्य सरकार कहती है कि हमको 50 लाख वैक्सीन चाहिए। उसके बाद आपने खत लिख के मांग की कि 25 के ऊपर जो आयु के लोग हैं उन सबको वैक्सीन देना चाहिए। अब केंद्र सरकार कह रही है कि 18 के ऊपर सबको वैक्सीनेट कर दो। राज्य सरकार को परमिशन भी दी है, इजाजत भी दी है कि 50% आपका कोटा है वो सीधे आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो अभी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, अब तो आपको केंद्र सरकार के पास देखना नहीं पड़ेगा शायद। तो क्या ये काफी है? अभी जो वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से जो 18 के ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, क्या उसके लिए राज्य सरकार तैयार है या आपका उस पर आपकी क्या मांग रहेगी? यही एक चीज है कि हम ये जो 2 महीने से कह रहे थे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना जरूरी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां वर्कफोर्स ज्यादा है, यंगर वर्कफोर्स ज्यादा है, अभी मैं जैसे खुद 30 साल का हूं और फ्रंटलाइन वर्कर में तो मैं खुद एनरोल नहीं किया हूं, क्योंकि मैं फ्रंटलाइन वर्कर शायद हो भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन हमें जो रूल्स है वो फॉलो करना जरूरी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी रूल्स अभी कल बनाए हुए हैं, हमने सीएम साहब ने यही मांग की थी, फिर हमारे पार्टी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जी उन्होंने की थी, अन्य सारे राज्यों ने की थी, मुझे लगता है और 2-4 सीएमओ ने की थी। तो ये कल फाइनली मांग, बीच में
थोड़ी क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल तू में हुई, जो मुझे नहीं लगता कि जरूरी थी, क्योंकि फाइनली वही निर्णय लिया जो होना ही था। लेकिन अभी जो हुआ है, मुझे लगता है हम सारे स्टेट्स ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के, अर्थात राज्य और केंद्र, ये दोनों साथ में ही काम होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकते कि आप अपना देखो हम हमारा देखेंगे। ये फेडरल सिस्टम है, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम है। ये कहते हुए महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। अभी जो भी हमें लेखी आएगा, लिखित जो आएगा, क्लैरिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, उसी के हिसाब से हम दुनिया भर में जो कोई अच्छे वैक्सीन हो, हमारे देश में सबसे जो अच्छे वैक्सीन है, दोनों जो है उनको साथ लेके ज्यादा से ज्यादा और सबसे फास्ट कैसे हम वैक्सीनेशन कर सके, हमारा यंगर वर्कफोर्स है सारे लोगों का, वो उस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि ये साहिल जी वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीनेशन जो है, ये अभी के लिए नहीं है, ये जो सेकंड वेव है उसी के लिए नहीं है। ये प्लानिंग हमारी थर्ड वेव के लिए शुरू होनी चाहिए, जो हमने हमारे राज्य में की है। अगर आप देखो जो देश है, अन्य देश है, इजराइल हो, यूनाइटेड किंगडम हो या यूएसए हो, इन्होंने जो वैक्सीनेशन अभी तक किए थे उनका इम्पैक्ट अभी उनको दिखने लगा है। हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस हो गया है, मास्क कई जगह उन्होंने निकाल दिया है। तो ये आगे के 6 महीने, आगे के 2-3 साल उस पर प्लानिंग होनी जरूरी है। नहीं, लेकिन आज की तारीख में भारत में 2 वैक्सीन चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जो उनका प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वैक्सीन आज अवेलेबल है। स्पुतनिक को यहां पर मंजूरी दी गई है, लेकिन क्या ये इनफ है? इज इट इनफ? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने 3 कंपनियां हैं, उनसे पूरे देश की प्यास मिट पाएगी वैक्सीन की? या आपको लगता है कि बाकी की जो कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब भारत में आने की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या उसी से, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2 करोड़ वैक्सीन आपको हर महीने लगेंगी, जितनी आप डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहां से पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमने तो अभी इस पे एक डॉक्टर्स की टीम भी लगाई है कि आगे की स्ट्रेटेजी कैसे हो, कौन से वैक्सीन्स, कैसे वैक्सीन्स जो हमने अभी तक किया उसको अभी अगर 12 करोड़ लोगों तक ले जाना है, या जो भी जनता है महाराष्ट्र में उधर तक ले जानी है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले डोज कब, सेकेंड डोज कब? बिकॉज अगर आप हमारा वर्कफोर्स देखिए, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है, जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हमारे जो ट्रेडर्स है, हमारे जो कॉलेजेस है, यहाँ बहुत सारी जगह पे यंगर वर्कफोर्स ज्यादा है। अभी भी हम जब इंटरेक्शन करते थे रेस्टोरेंट्स के साथ, होटल्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ, 45 तक तो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए खोला था। लेकिन ये सारे लोग जो हम कह रहे थे कि आप खुद को कोविड से बचाए और काम करें, तो वो यही पूछते थे कि वैक्सीनेशन कब। अभी इनके साथ हम बैठ के पूरी प्लानिंग में अब लग चुके हैं, टीम्स लग चुकी है इनके साथ। और जो रही बात अन्य वैक्सीन की दुनिया भर की, जैसे आपने कहा कि इस पैंडेमिक में द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, कुछ भी इस पैंडेमिक में कम पड़ सकता है। और इसलिए ये भी हमारी एक मानसिक तैयारी है कि अगर दुनिया भर से अगर सेंटर की परमिशन मिले तो कैसे इंपोर्ट करे, क्या इंपोर्ट करे, उस पे भी हमारे साइंटिफिक टीम्स लग चुकी है। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था तब विपक्ष ने उसका विरोध किया था। क्या इस बार के लॉकडाउन के पहले भी क्या विपक्ष से बात की जाएगी, या फिलहाल अब लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं? आदित्य, क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सीएम साहब ने यही 2-3 बार प्रयत्न किए हैं, और जो भी निर्णय है वो कंसेंसस से बनाए हैं। और आज स्थिति देखो तो मुझे लगता है कि हम बियॉन्ड कंसेंसस गए हैं। बिल्कुल, जहां डिसाइसिव होना है वहां सीएम साहब ने खुद डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी आज निर्णय लिया है, हम यही कहते आए हैं कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें पॉपुलिज्म की बात ना करें। ये पॉपुलिज्म के बारे में नहीं है, ना किसी की इमेज के बारे में है, ये हमारे राज्य के बारे में है, देश के बारे में है, लोगों के बारे में है। और जहां जहां हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो लोगों के हितों में है, लोगों के हित में है, कोई भी उसका विरोध करे, हमारी कोई भी आलोचना करे, हम लोगों के हित में बात करेंगे, और उनके हमारी जो परम ड्यूटी है कि उनको सेव करें, उनको बचाए, वो हम करते जाएंगे। आदित्य, आप भी अभी कोविड से बाहर निकले हैं, आपको भी कोविड हुआ था, आपकी मां को भी कोविड हुआ था। क्या अनुभव रहा आपका? क्योंकि साल भर आप अपने आप को कोविड से बचाते रहे, लेकिन सेकेंड वेव ने आपको पकड़ लिया, तो इससे क्या लगता है? आपने अपने आप को किस तरीके से इससे दूर रखने की कोशिश की? कुछ टिप्स लोगों के लिए भी देना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सेकेंड वेव जोरों पर है। बिल्कुल, पहली बात तो अगर कोई आपसे कहे कि अरे कोविड क्या है, तो कोल्ड का फ्लू है, उससे बात मत करो, क्योंकि ये फिजूल की बात है, बकवास बात है कि कोविड इज जस्ट अ फ्लू और कोल्ड एंड कफ। इट इज मच मोर देन दैट, उससे काफी बढ़कर है। जो वीकनेस आती है, जो भी वो 5-6 दिन होते हैं पहले कोविड के, वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है अगर आप सही वक्त पर टेस्ट करो। 1 साल में बचता आया, मैं हमारे, अगर आप देखो तो आप भी हमारे साथ घूमते थे, कई जगह हमारी एक्सपोजर भी हुई, जब लेफ्ट और राइट में कोई हमारे साथ बैठता था, घूमता था, और कभी वो कोविड पॉजिटिव आ जाता था, लेकिन हमारा मास्क हर समय हमारे चेहरे पे था और राइट जगह पे था। कहीं ना कहीं ये कोविड, ये जो सेकेंड वेव आई, स्ट्रेन शायद
ज्यादा इन्फेक्शियस भी है, वायरल भी है। मुझे याद है पिछले 28 मार्च को मैं वर्ली एनएसए डोम के वहां था और डॉक्टर मुफी मेरे साथ थे जो अलग अलग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। और इस 28 मार्च को मैं होम आइसोलेशन में था और डॉक्टर मुफी मेरे साथ बात कर रहे थे मुझे ट्रीट करते हुए। तो 1 साल हमने वैसे ही गुजारा है कोविड में। लेकिन ये बात है कि 2-3 चीजें इसमें काफी अहम है कि अगर आपको कोई भी कोविड का सिम्टम अगर लगे कि मुझे वीकनेस है, सर्दी हुई है, मुझे खांसी है, मुझे गले में थोड़ी जो विक्स की ऐड होती है ना वैसे गले में किस हो, तो वैसे कुछ भी लगे या वीकनेस लगे तो पहले टेस्ट कीजिए, रैपिड एंटीजन हो या आरटीपीसीआर हो वो है। उसके बाद अगर आपको जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो डॉक्टर की सलाह है, डॉक्टर को सलाह मत दो कि रेमडेसिविर दो या ऑक्सीजन दो, जो भी डॉक्टर पे है उसके हिसाब से जाओ। आखिर में जाते जाते संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने 25 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की बात कही थी, क्या जो सवाल मैंने पहले भी आपको पूछा, जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं क्या उनको भी भारत के द्वार खोलने की मांग अब आपके तरफ से रखी जाएगी, आपके सरकार के तरफ से या आपके तरफ से? मुझे लगता है पहले जो भी केंद्र का नोटिफिकेशन है या जो भी क्लैरिफिकेशन आता है वो एक बार जारी होने दो, क्योंकि इसमें पहले मैंने पूछा या आपने पूछा, इसमें वो अभी तक आया नहीं है आपके पास? वो अभी आना है, शायद मैं अभी देखूंगा, लेकिन अभी तक हमारे ऑफिस में आना है। तो वो जैसे आएगा मुझे लगता है उस पर आगे फिर हम चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन और साइंटिफिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। आदित्य, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि यह लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर महाराष्ट्र में दिखाई दे। मुंबई की केसेस स्टैग्नेंट होती जा रही है, महाराष्ट्र की केसेस भी स्टैग्नेंट होती जा रही है, लेकिन अगर ये केसेस कब नहीं होंगी तो महाराष्ट्र की आरोग्य सेवाओं पर भी उसी तरीके से दबाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस लॉकडाउन पर और कोविड पर और आपके काम पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।